एक ऐसा समय था जब देश की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी। उस समय देश के पास विदेशी करेंसी सिर्फ कुछ दिन के लिए ही बची थी और आज भारत 3.41 ट्रिलियन डॉलर के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें पायदान पर है। कैसे भारत ने अपने हालात को सुधारा और इसके पीछे किस महान आदमी का हाथ था और कैसे अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें स्थान पर पहुंच गए, जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे कि भारत दिवालिया होने से कैसे बचा था और अभी अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें पायदान पर कैसे पहुंच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 1991 की। देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। उस समय देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी नहीं बची थी। सालों या महीनों के नहीं, बल्कि देश के पास सिर्फ कुछ दिन के लिए ही विदेशी भंडार बचा था। हालात ऐसी हो गई थी, अगर कोई रास्ता नहीं निकाला जाता तो भारत का दिवालिया हो जाता। मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था। सोना देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब देश में कारोबार पर सरकार की दखल अंदाजी चरम पर थी, देश में लाइसेंसी राज थी। हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। कंपनियां क्या बनाएगी, कितना बनाएगी, किसको बेचेगी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता था। और लाइसेंसी राज ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि लाइसेंसी राज 1991 से लागू किया गया था। हालांकि लाइसेंसी राज 1951 से चला आ रहा था और ये उस वक्त जरूरी भी था, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था और देश चलाने का अनुभव नहीं था। अगर उस वक्त लाइसेंसी राज नहीं होता तो शायद आज की ये बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री नहीं थी। अगर विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री हो जाती तो उस वक्त देश की कंपनियां उभर नहीं पाती, क्योंकि देश के कंपनियों के पास उस वक्त ज्यादा अनुभव नहीं था और न ही देश के पास बहुत ज्यादा पैसा था। और अगर विदेशी कंपनियों को भारत में एंट्री मिल जाती तो भारत की कंपनियां उससे कंपटीशन नहीं कर पाती। इससे भारत की कंपनियों को कदम जमाने में बड़ा मौका मिला था, जैसे टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डाबर, गोदरेज, टीवीएस वगैरह। हालांकि मैंने टाटा ग्रुप और रतन टाटा के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब देश नया नया आजाद हुआ था तो उस वक्त लाइसेंसी राज इसलिए जरूरी था क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत की कंपनियों को टिकने नहीं देती। लेकिन इस नियम को लंबे समय तक लागू रखने से कुछ नुकसान भी हुए। लाइसेंसी राज की वजह से देश की कंपनियों को दुनिया की बाजारों का अनुभव नहीं हो पाया और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों की बाजारों में पूरी तरह से नहीं फैल पाया और ये कंपनियां देश में ही सीमित रह गए। हालांकि अभी टाटा ग्रुप 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसके अलावा गोदरेज, बिरला ग्रुप, टीवीएस, डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया भर में फैला हुआ है। ये सब कंपनियां 1991 के बाद पूरी तरह से विदेशों में फैल गई। लेकिन 1991 से पहले भारत में विदेशी कंपनियों को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए भारत की कंपनियों को भी विदेशों में इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी। यहाँ तक कि भारत के पास तेल खरीदने तक का पैसा नहीं बचा था और खाड़ी युद्ध ने भारत की स्थिति को और बिगाड़ दी थी। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के बीच बार बार बदल रहे सरकार के बाद 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आए और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाए गए। उस वक्त भारत ने कर्ज के लिए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कर्ज कैसे मिलता, क्योंकि उस समय 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के पास थे, यानी कर्ज के लिए अमेरिका की रजामंदी जरूरी थी। आखिरकार कुछ शर्तों के साथ बात बन गई और वो शर्त क्या थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस तरह से भारत को आईएमएफ से 1 अरब 3 करोड़ डॉलर का कर्ज मिल गया था। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस पैसे से अभी सिर्फ 7 राफेल ही खरीद सकते हैं। उतना कर्ज दिया था, वो भी कई शर्तों के साथ। लेकिन उस चंद पैसों से काम चलने वाला नहीं था। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव मिलकर बड़े फैसले लिए और वह फैसला था सोना गिरवी रखने का। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई बाधाएं भी थी। देश का सोना गिरवी रखना शर्म की बात थी। अगर देश को ये सब बात पता चल जाती तो मुसीबत खड़ा हो सकती थी। फिर भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से
इंग्लैंड और जापान की बैंकों से डील की गई, लेकिन उस वक्त बैंकों ने भी शर्त रख दी थी, हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब आप अपना सोना मेरे देश में रखेंगे। यानी उस वक्त जापान और इंग्लैंड के बैंकों के दिमाग में चल रहा था कि भारत अब यह सोना कभी नहीं छुड़ा पाएगा, इसलिए वो यह सोना अपने देश में गिरवी रखने के लिए मंगवा लिया। 47 टन सोना छिपते छिपाते देश के बाहर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन आरबीआई ने जुलाई 1991 को किसी तरह यह पूरा किया और स्पेशल प्लेन से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान को 47 टन सोना भेजकर $400 मिलियन जुटाए थे। हालांकि बाद में ये खबर फैल गई थी। मुद्दा इतना बढ़ गया था कि मनमोहन सिंह को संसद में आकर सफाई देनी पड़ी थी और मनमोहन सिंह ने खुद ये स्वीकारा था कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, लेकिन ये करना जरूरी था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रश। आपको ये जानना भी जरूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इस संकट में बहुत बड़ा रोल रहा था। भारतीय स्टेट बैंक ने 16 मई 1991 को यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को 20 टन सोना बेचकर लगभग $200 मिलियन जुटाए थे। अब हम बात करते हैं कि आईएमएफ की क्या शर्तें थी। आईएमएफ ने भारत के सामने 25 शर्तें रखी थी, जिसमें सबसे बड़ा मुश्किल शर्त भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना था और सरकारी कंपनी का विनिवेश करना था। लेकिन यह करना आसान नहीं था। आजादी से लेकर अब तक यानी 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के लिए नहीं खोला गया था। इतना बड़ा फैसला लेने के लिए देश और विपक्ष पार्टियों को संतुष्ट करना बहुत ही मुश्किल था, वो भी ऐसे समय पे जब कुछ ही दिन पहले एक चुनावी मुहिम के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे और पीवी नरसिम्हा राव इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े अर्थशास्त्री हैं और यही देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। इसलिए उसको उस वक्त वित्त मंत्री बनाया गया था और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हर तरह की छूट दी गई थी। इस तरह से मनमोहन सिंह ने आईएमएफ की सारी शर्तों को मान ली। सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ और विदेशी निवेश आने लगा और जल्द ही इसके फायदे नजर आने लगे। पैसे से पैसा बनने लगा। डर था कि विदेशी कंपनियों को आने से भारत की कंपनियां नाकाम हो जाएगी या विदेशी कंपनियों के लिए लोकल सप्लायर बनकर रह जाएगी। इसलिए भारत ने भी कुछ शर्त रख दी कि विदेश की कंपनियां तो भारत में आएगी, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत में आर्मी का कोई सामान नहीं बना सकती है और अंतरिक्ष का भी कोई सामान नहीं बना सकती है, रेलवे नहीं खोल सकती है, पेट्रोलियम में नहीं आ सकती है। और सबसे बड़ी शर्त भारत ने यह रख दी कि अगर कोई विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती है तो उसे भारत के कंपनियों के साथ शेयर करना पड़ेगा और विदेशी कंपनियों को 49% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इस शर्त को विदेशी कंपनियों ने मान लिया और बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री डालने के लिए कूद पड़े। जैसे हुंडा 49% के साथ हीरो के साथ पार्टनरशिप की और सुजुकी ने मारुति से। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां भारत में आने लगी और भारत में रोजगार उत्पन्न होने लगा। इससे भारत में भयानक क्रांति आई और कुछ ही महीनों में भारत ने गिरवी रखे हुए सोने को भी वापस ले लिया और आज भारत $3.41 ट्रिलियन के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के 5वें पायदान पर है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब संभव तभी हो सका जब इसके पीछे एक बड़े विद्वान और बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाथ था। शायद वो न होता तो आज भारत की स्थिति पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो सकती थी। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को मेरी और भारतवासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। हमारी कामना है कि मेरा भारत और तरक्की करे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के महान कामों के बारे में। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।